हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत और जो आज की हमारी वीडियो है ये नीट यूजी 2025 का जो पेपर आप लोगों ने दिया है बच्चों, इसके ऊपर है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले एग्जाम का एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पूछ रहे हैं कंटिन्यूअसली कि क्या बनेगा, कैसे होगा, तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पेपर किस तरह का आया था, राइट? पेपर की कट ऑफ किस तरह से हो सकती है, कि पेपर की कट ऑफ किस तरह की होनी चाहिए। एक एस्टिमेटेड मैं आपको फिगर्स दूंगा थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बाद आगे क्या होने वाला है ना। तो एंड तक ये वीडियो को जरूर देखिएगा, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप लोग कर लीजिए, ताकि आपको ये वीडियोस जो है वो रेगुलरली मिलती रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट है ये वीडियो, लेकिन मैं चाहता था कि जब थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस हो जाए, जब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद ये वीडियो आप लोगों से शेयर करें। तो नीट का एग्जाम मेरे को याद आ रहा है कि हम लोग काफी सेंटर्स में हमारी टीम ने कवर किया था नीट लुधियाना में। तो मोस्टली बच्चे बहुत ही सैड आए थे, कोई भी बच्चा खुश नहीं आया था, बिकॉज प्रीवियस ईयर से एक एक्सपेक्टेशन हमारे माइंड में सेट हुई हुई थी कि 700 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, 650 से ऊपर तो नंबर चाहिए ही चाहिए, बिकॉज एनटीए बहुत आसान आसान पेपर जो है वो डाल रहा था पिछले कुछ सालों से, राइट? बट इस बार का पेपर जो पहले से एक दो वीडियोस में मैंने शेयर भी किया था कि इस बार एक्सपेक्टेड है कि पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ आ सकता है, थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है, बिकॉज ऑफ द लास्ट ईयर्स नीट फियास्को, जहां पे 720 मार्क्स पे ही 67 स्टूडेंट्स निकल आए थे और कितने सारे कोर्ट केसेस हुए थे। तो ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि पेपर इस बार टफ आएगा, लेकिन इतना टफ आएगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का पेपर जो है वो देखने को मिलेगा। तो पेपर की अगर बात करें तो हमारा अब इस टाइम पे किसी का क्वेश्चंस को डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि क्या हमें सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कट ऑफ ऊपर की तरफ जाएगी या कट ऑफ नीचे की तरफ आएगी, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कट ऑफ को ऊपर लेके जाने वाले हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो शायद या नीचे लेके जाने वाले हैं, या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको रेजिस्ट करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जा सकता, बट जो प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो है कट ऑफ जो है वो गिरनी चाहिए, कट ऑफ की डायरेक्शन थोड़ी सी डाउनवर्ड आनी चाहिए, राइट? तो सबसे पहला फैक्टर है कि हमें लास्ट ईयर भी 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, इस बार भी 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, लेकिन पिछली बार 3 आवर्स 20 मिनट्स का पेपर था और इस बार 3 आवर्स का पेपर था। तो 20 मिनट्स का जो टाइम है वो काफी टाइम होता है। जो चॉइस डेफिनेटली होती है क्वेश्चंस में, बट चॉइस तो आपको हेल्प करती है, अल्टीमेटली आपको क्वेश्चंस तो उतने ही अटेम्प्ट करने हैं, और बच्चों को फटाफट देख के ही पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं अटेम्प्ट करना है, राइट? तो जो एग्जाम की ड्यूरेशन 20 मिनट से गिरी, इससे भी बच्चों को टाइम जो है वो कम मिला। एग्जाम में कम समय मिला तो आपको ज्यादा स्पीड से काम करना पड़ रहा है, राइट? गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्वेश्चंस छूटने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर था, 20 मिनट से एग्जाम की ड्यूरेशन कम हो गई थी। सेकंड, अब चॉइस खत्म हो गई थी, अब कोई चॉइस नहीं थी क्वेश्चंस में। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी का कोई एक टॉपिक वीक है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आता है, तो जब लास्ट ईयर तक चॉइस आती थी हर सब्जेक्ट में, तो आपको एक मौका मिल जाता था कि अगर आपका कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर या टॉपिक वीक भी है, तब भी आपके पास एक ऑप्शन थी कि आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। और अच्छे स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा, मतलब कि आप कह लो कि लाइफलाइन होती है कि हम लोग जो है वो चॉइस मिल जाएगी, तो एक क्वेश्चन अगर रह भी गया तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, राइट? बट इस बार वो ऑप्शन नहीं थी। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, राइट? तो चॉइस में प्रॉब्लम थी। थर्ड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा इस बार का, वो था डिफिकल्टी लेवल। कि पेपर जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आया। कुछ लोग उसको नॉन मेडिकल के पेपर से कंपेयर कर रहे थे, बट मेजॉरिटी टीचर्स का तो ये कहना था कि ये जेई एडवांस लेवल का पेपर जो है वो आया है। तो एग्जाम का जो लेवल था वो सभी सब्जेक्ट्स में, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें, चाहे हम बायो की बात करें, पिछले कुछ सालों में जिस तरह के ट्रेंड्स बनाए गए थे उसके मुकाबले काफी हाई था। बायो भी बहुत लेंदी थी, बायो भी बच्चों से टाइम पे नहीं हो पा रही थी। नॉर्मली जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, मैं बात करता हूँ 40 मिनट्स में बायो का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं,
लेकिन इस बार जब मैं बात कर रहा था तो बच्चे कह रहे थे सर कई बच्चों को 1 hour 15 minutes 1 hour 20 minutes भी लगे बायो अटेम्प्ट करने में। केमिस्ट्री में भी जो क्वेश्चंस थे उसमें कई बार एक एक क्वेश्चन के अंदर ही हर ऑप्शन में एक क्वेश्चन था कि आपको पहले हर ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ता था, फिर सभी ऑप्शन में से सॉल्व करना पड़ता था। और फिजिक्स तो कहा ही जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा टफ आई है, राइट। तो ये सभी फैक्टर्स हैं प्रोमिनेंटली जो कि कट ऑफ को डिक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे सॉफ्ट फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो जब बच्चा, अगर हम एज ए स्टूडेंट सोचे, जब हम एग्जाम देने जाते हैं और हमारे माइंड में एक सेट है कि जी 650 से 700 के बीच में मेरा स्कोर आना चाहिए या 600 से 650 में आना चाहिए, और वहां से पेपर ऐसा गुगली वाला आ जाए, पेपर इतना टफ आ जाए, तो क्या होता है कि अगर हम जहां तक स्कोर कर भी सकते हैं उस लेवल तक भी स्कोर नहीं कर पाते हैं, हम उससे भी कहीं ना कहीं एक दो स्टेप जो है वो नीचे रह जाते हैं, बिकॉज हम पैनिक कर जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ कि वो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक कर गए, थोड़ा सा घबरा गए, उनका गिव अप हो गया। तो ऐसे फैक्टर्स भी जो है वो कट ऑफ को नीचे गिरा सकते हैं कि जो बच्चा था बिकॉज एक माइंड में लेके गया था कि शायद ऐसा स्कोर बनना चाहिए, जब वैसा पेपर नहीं आया तो कुछ बच्चों ने तो अपने आप को संभालना और समझ गए कि जी पेपर जो है वो बहुत ही टफ आया है और शायद कट ऑफ गिरेगी। बट मोस्टली बच्चे इन द हीट ऑफ द मोमेंट उस टाइम पे शायद इतना नहीं सोच पाए और बहुत ज्यादा पैनिक कर गए। तो ये एक अनदर रीजन है जिसके कारण की कट ऑफ नीचे गिर सकती है। जहां हम उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि कट ऑफ नीचे गिरेगी, वहीं पे कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनके कारण गिरेगी तो सही लेकिन शायद उतनी ना गिरे, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ जाए, राइट। तो ऐसे फैक्टर्स जो रेजिस्ट करेंगे कट ऑफ के ड्रॉप को, जो कट ऑफ को कहीं ना कहीं जितनी गिरनी चाहिए उतनी नहीं गिरने देंगे, है ना। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने ड्रॉप किया था और जिनका पिछली बार काफी अच्छा स्कोर था, बिकॉज पिछली बार गवर्नमेंट सीट्स की कट ऑफ बहुत हाई गई थी। पंजाब में 639 से नीचे सीट नहीं मिली थी, 650 प्लस जो है वो ऑल इंडिया 15% की गई थी। बहुत सारी स्टेट्स की कट ऑफ जो है वो 640 से 660 की रेंज में गई थी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 620 625 630 मार्क्स थे, जो लास्ट ईयर भी एक डिसेंट प्रिपरेशन लेवल पे थे, ऐसे बच्चों ने भी ड्रॉप किया हुआ था दोबारा, जो स्टूडेंट सिर्फ गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों ने जब एक साल और मेहनत की है तो शायद उनकी प्रेपरेशन भी एक अच्छे लेवल पे थी। तो ऐसे बच्चे कुछ अच्छा करके आए हो सकते हैं, जो मुश्किल पेपर भी शायद बेटर हैंडल कर पाए होंगे, राइट। सेकंड जो एडवांटेज है, ये हमने पर्सनली देखा है, जैसे मैं अगर अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं एजुकेशन स्क्वायर की लुधियाना की, तो हमारे स्टूडेंट्स का जो ड्रॉप था मार्क्स में एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर उतना ज्यादा नहीं हुआ है, बिकॉज हमारे 11th एंड 12th के जो बच्चे हैं उसमें जेई और नीट के इकट्ठे पढ़ते हैं। जैसे जो बड़े नेशनल लेवल प्लेयर हैं वहां पे जेई की और नीट की अलग अलग डिविजन होती हैं। हमारे जैसे इंस्टीट्यूट्स जो स्टैंड अलोन है, मीडियम स्केल पे काम करते हैं, एक या दो सेंटर से ऑपरेट करते हैं और लिमिटेड टीम के साथ ऑपरेट करते हैं, ऐसे लोगों के जो टीचर्स हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन होते हैं। तो चाहते या ना चाहते हुए कुछ पार्ट मैथमेटिकल नीट वाले बच्चों को भी बाय डिफॉल्ट क्लासेस में कवर करवा दिया जाता है। उनका कंटेंट स्टडी मटेरियल अलग होता है, उनके टेस्ट अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्लासरूम टीचिंग कॉमन हो जाती है। तो मैंने और भी स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स के ओनर से बात की है, तो जो हमारे सेंटर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका जो ड्रॉप है वो उतना ज्यादा ड्रास्टिक नहीं है जितना कि जो बच्चे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स में एनरोल्ड है उनके पास था। तो इस तरह से ऑल्दो यहाँ पे स्टूडेंट्स कम है ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, बट ये भी एक फैक्टर है कि कुछ बच्चे थे जो शायद थोड़ा थोड़े प्रिपेयर्ड थे इस तरह के बैचेस के लिए, इस तरह के एग्जाम के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो थोड़े थोड़े मैथमेटिकल थे। तो ओवरऑल मैंने काफी स्टूडेंट से भी बात की है अक्रॉस पंजाब, सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड चंडीगढ़। सिमिलरली मेरी टीचर से भी बात हुई है, कुछ इंस्टीट्यूट के ओनर से भी बात हुई है। तो ओवरऑल ये सारी इंटरेक्शंस के बेसिस पे जो एनालिसिस निकल रहा है वो कट ऑफ्स का मैं आप लोगों से एक बार शेयर कर देता हूं। ऐसा निकल के आ रहा है कि शायद जो ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 540 से 550 मार्क्स के बीच में हो सकती है, इस मार्क्स के आसपास हो सकती है। बिकॉज लास्ट ईयर 25,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास जो है वो ऑल इंडिया 15% की खत्म हुई थी, तो 25,000 रैंक शायद 540 के अराउंड जो है वो बन सकता है, राइट।
बिकॉज हमारे चैनल के मैक्सिमम फॉलोअर्स पंजाब वाले हैं, तो मैं पंजाब का थोड़ा और डेप्थ में कर देता हूँ। पंजाब की अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट सीट्स हैं लास्ट ईयर ये 639 मार्क्स पे क्लोज हुई थी। ये मैं सारी जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। रिजर्व कैटेगरी वाले प्रोपोर्शनेटली अपने लिए प्लान कर सकते हैं। एक कट ऑफ के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा लास्ट ईयर की क्या थी एग्जैक्ट, है ना। बट अभी हम सिर्फ ट्रेंड्स स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेंड क्या बनेगा, किस तरह से जो है ट्रेंड जाएगा। तो एक सिर्फ जनरल कैटेगरी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट सभी जनरल ही है, तो जनरल के लिए मैंने आपको एक बता दिया। तो पंजाब की जो गवर्नमेंट की सीट है, मेरे को लग रहा है कि 520 से 530 मार्क्स तक जो है ये मिलनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर सेमी गवर्नमेंट सीट की बात करें तो लास्ट ईयर ये 618 मार्क्स पे क्लोज हुई थी। इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 490 से 500 मार्क्स तक जा सकती है, ठीक है। लास्ट में बात करते हैं मैनेजमेंट सीट्स की। तो जो मैनेजमेंट सीट है वो लास्ट ईयर जो है 524 मार्क्स पे खत्म हुई थी। इस बार हम 375 से 400 तक इसको गिरता देख सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो टॉप पे है वो 50 टू 60 मार्क्स का ड्रॉप आ सकता है। ये बिल्कुल, मैं बिल्कुल टॉप मोस्ट स्क्रीन की बात कर रहा हूं, राइट। कि जो बच्चे 700 से 720 या 715 720 मार्क्स वाले थे, वो बच्चे शायद 650 से 680 के बीच में हमारे को देखने में मिल सकते हैं, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट लॉट है बच्चों का, वहां पे ये गैप अराउंड 100 टू 120 मार्क्स तक देखने को मिल सकता है। अब हम गवर्नमेंट सीट्स वाली बात कर रहे हैं, राइट, कि वहां पे जो आ जाएगा वहां पे अराउंड 100 टू 120 मार्क्स का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो ये गैप है, ये गैप अराउंड 150 टू 160 मार्क्स तक भी इंक्रीज होगा, राइट। जहां पे सेमी गवर्नमेंट और मैनेजमेंट के ऊपर वाले कॉलेजेस आते हैं, वहां पे लास्ट ईयर के मुकाबले 150 टू 160 मार्क्स का जो है वो ड्रॉप हमारे को देखने को मिल सकता है। इससे आगे जब हम चलेंगे तो ये फिर से ड्रॉप 100 टू 120 मार्क्स पे आ जाएगा। और मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ क्या है, क्यों ये लॉजिक है, क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस है। तो जो बिल्कुल अच्छा बच्चा है, जैसे हमें अपने भी इंस्टीट्यूट में बात करूं तो लास्ट ईयर अगर हमारा बच्चा 705 मार्क्स पे टॉपर था, तो इस बार 650 मार्क्स पे बच्चा फिर भी टॉपर बैठा हुआ है। तो अराउंड 50-55 मार्क्स का ड्रॉप जो है वो देखने को मिल रहा है। तो 50 टू 60 मार्क्स बिल्कुल टॉप मोस्ट स्क्रीन पे देखने को मिल सकता है ना। बिकॉज जो बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड बच्चा है उसने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए होते हैं और उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, वो फिर भी कर लेता है। बट जो वेरी गुड है, बिल्कुल एक्सेप्शनल नहीं है बट एक्सेलेंट उस पे बच्चा है, राइट। जो नॉर्मल एग्जाम में 650 660 670 650 से लेकर के शायद 690 तक लास्ट ईयर स्कोर कर रहा था, ऐसे बच्चे को जब पेपर मुश्किल आ जाता है तो वो मुश्किल क्वेश्चन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। तो वहां पे 100 टू 120 मार्क्स का ड्रॉप जो है वो देखने को मिल सकता है हमारे को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लॉट आता है उसको और ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है ना, उसको और ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है बिकॉज वो मॉडरेट डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस पे भी स्ट्रगल करता है, राइट। तो वहां पे ये गैप बढ़ के 150 से 160 मार्क्स तक जा सकता है। अब आप बोलोगे सर फिर इससे अगले बच्चे को तो और दिक्कत आएगी, तो ये गैप और क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये रिवर्सल क्यों कर रहा है। तो उसका बेटा रीजन है बड़ा सिंपल। उसका रीजन ये है क्यों ये रिवर्सल करता है, बिकॉज इसके बाद जो बच्चा था वो मॉडरेट क्वेश्चन भी नहीं कर पाता। अब जो बच्चा लास्ट ईयर 300 स्कोर कर रहा था, 350 स्कोर कर रहा था, अब वो बच्चा पेपर आसान है तब भी उतना स्कोर नहीं कर पा रहा है, तो वो उतने डिफिकल्टी तक जा ही नहीं पा रहा है बेचारा। तो वहां पे ये गैप फिर से कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह का ग्राफ आना चाहिए। लेट से ये पिछले साल का जो टॉपर्स थे उनका इस तरह का स्कोर का वो था, तो इस बार का जो गैप है वो यहां से ऐसे बढ़ेगा और फिर आके नीचे करना शुरू करेगा, राइट। अगर हम क्वालिफाइंग की कट ऑफ की बात करें तो जैसे लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की 164 मार्क्स गई थी, तो यहाँ पे भी अराउंड 60 मार्क्स का 60 टू 70 मार्क्स का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो ऐसा हो सकता है ये 95 से 100 मार्क्स के बीच में कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग कट ऑफ हमारे को देखने को मिले। सो 110 प्लस शुड बी अ सेफ स्कोर। 90 से 110 के बीच में इट कैन बी अ बॉर्डर लाइन केस, एंड बिलो 90 शायद इतनी कट ऑफ ना ड्रॉप करे, राइट।
तो ये है एक जनरल ट्रेंड ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। ठीक है, अब बेटा इसमें ना ऐसा है कि मैं ये इंफॉर्मेशन वो है जो लोगों से फोन पे बात करके या जो कॉल्स आ रहे हैं या कुछ टीचर से मेरी बात हो रही है उनसे डिस्कस कर मैं आपको बता पा रहा हूँ। बट एक इसी वीडियो के थ्रू मैं एक सर्वे भी लॉन्च कर रहा हूँ, उसका स्कैनर आपको मिल जाएगा अगली स्लाइड पे, और उसका जो लिंक है वो मैं आपसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आई वुड वांट कि आप लोग इस जो सर्वे है इसमें पार्टिसिपेट करिए। मैं साइड पे हो गई, आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्कैन कर सकते हैं। इस सर्वे में पार्टिसिपेट करिए और हमारे को बताइए कि आपका किस तरह का स्कोर्स बन रहे हैं, आपकी क्या प्रेफरेंसेस बन रही हैं, सो दैट मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो फॉलो अप वीडियो बना सकूं जिसके अंदर की जो ये स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे इस सर्वे में और उनसे जो फीडबैक आता है, उनके जो इनपुट्स आते हैं, उससे जो ट्रेंड्स निकल के आते हैं, उसको यूज करके मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करूंगा कि जो इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे उसमें किस तरह के रुझान आ रहे हैं, बच्चे किस तरह की चीजें इस साल प्रेफर कर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो दोबारा प्रिपरेशन करने वाले हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट सीट के लिए देख रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपका 1.5 to 2 मिनट लगेगा। तो आप इसको फिल करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, सो दैट जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा बेटर हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बना पाएंगे, उतना बड़ा डेटाबेस होगा, उतना ज्यादा बेटर आइडिया हमारे को मिलेगा बच्चों। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको बोला था कि काफी सारे बच्चों को, काफी सारे पेरेंट्स की क्वेरीज है कि सर अब क्या होगा इसके बाद, अब पेपर तो दे दिया, अब आगे क्या होने वाला है और कब होने वाला है ना, क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और दूसरा व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, तो क्या टाइमलाइंस है, राइट। तो इसको क्विकली बेटा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब क्या होगा बेटा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ऑफिशियल आंसर की जो है वो एनटीए देगा, दिस विल बी प्रोविजनल आंसर की। तो ये जनरली जब रिजल्ट आना होता है उससे अराउंड 7 to 8 डेज पहले आती है। तो जो ऑफिशियल डेट है रिजल्ट की, जैसे 13, 14 जून की है, तो ये अराउंड 5 to 7 जून के आसपास आ सकती है। उससे अगर पहले आती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रिजल्ट भी शायद से प्रीपोन हो जाए। अब इसके बाद क्या होता है, दो चीजों को चैलेंज करने का मौका मिलता है, एक आंसर की को और एक ओएमआर को। दो चैलेंजेस आप लोग कर सकते हो, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपको चैलेंज कैसे करना है और क्यों चैलेंज करना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उस टाइम पे उस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा, उसके अंदर मैं शेयर करूंगा कि ओएमआर को देखना क्यों जरूरी है, आंसर की को देखना क्यों जरूरी है और क्यों अपना स्कोर चेक करना जरूरी है, और आप किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। तो उसका एक प्रॉपर वॉक थ्रू हम लोग करके देंगे उस टाइम पे आपको वीडियो में, राइट। और ये दोनों चीजें अलग अलग से करनी जरूरी होती है, कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं और फिर बाद में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो प्लीज उस टाइम पे आप वीडियो को जरूर देखिएगा, राइट। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट के बाद फिर एमसीसी, जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है, जो ऑल इंडिया 15% की काउंसलिंग भी करती है, वो एक काउंसलिंग कैलेंडर बनाती है जिसके अंदर की वो एक टाइमलाइंस देती है कि ये टाइमलाइंस होगी जिसमें ऑल इंडिया का राउंड 1 होगा, उसके बाद स्टेट्स का जो है राउंड 1 होगा, फिर उसके बाद ऑल इंडिया का राउंड 2 होगा, फॉलोड बाय स्टेट्स का राउंड 2, ऑल इंडिया राउंड 3 और स्टेट्स का राउंड 3। तो इस तरह से कैलेंडर बन जाएगा। ऑल इंडिया की काउंसलिंग खत्म होने वाली होगी तो स्टेट्स का फर्स्ट राउंड शुरू हो जाएगा, फर्स्ट राउंड की, स्टेट्स का फर्स्ट राउंड खत्म होगा तो ऑल इंडिया का सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा। तो ये सीक्वेंशियली चलता है, राइट। अब ये कैलेंडर आता है जो सजेस्टेड कैलेंडर है, बट हर स्टेट सेम डेट फॉलो नहीं करती है, उसमें 2-3 दिन का वेरिएशन जरूर रहता है, और वही इंपॉर्टेंट होता है उसको ट्रैक करना, उस टाइम पे स्ट्रैटेजी बनाना कि किस तरह से आप लोगों को अपना प्लानिंग करनी है, किस तरह से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। बिकॉज हर स्टेट जहां पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, जितनी ओपन स्टेट्स हैं, वहां पे आपका 2 लाख रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट जाता है। तो यहाँ पे जो है वो आपको एक्सपर्ट से हेल्प चाहिए होती है या खुद से थोड़ी रिसर्च आपको रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है, तो ये जो स्केड्यूल आ जाएगा, फिर इस स्केड्यूल के हिसाब से काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ऑल इंडिया का, और सिमिलरली स्टेट्स अपना काउंसलिंग का स्टार्ट करेंगे। तो रिजल्ट अगर मान के चलते हैं, अगर मिड जून में ही आता है जैसे बात हो रही है,
तो जो काउंसलिंग का शेड्यूल है ये उससे 7 to 10 डेज के बाद आता है, तो जनरली आप इसको 25 जून के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके और अनदर वीक के बाद शुरू होता है, तो आप मान के चलिए कि एंड ऑफ जून या बिगनिंग ऑफ जुलाई में ये काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसमें सभी स्टेट्स जो है दोबारा से आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेंगे और उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस आप मान के चलिए 1 to 10 जुलाई के बीच में होना चाहिए जनरली, राइट। उसके बाद फिर 10 जुलाई के आसपास स्टेट्स की मेरिट लिस्ट आती है, तो हर स्टेट अपनी अपनी मेरिट लिस्ट निकालती है, ठीक है। और उसके बाद फिर काउंसलिंग के राउंड शुरू हो जाते हैं। तो आप फर्स्ट राउंड जो है वो मिड जुलाई में मान के चलिए कि मिड जुलाई मतलब 3rd वीक ऑफ जुलाई में जो है वो राउंड 1 होना चाहिए। सिमिलरली राउंड 2 जो है वो अगस्त के 1st वीक में होना चाहिए, ठीक है जी। और जो 3rd राउंड है ये अगस्त के लास्ट वीक तक होना चाहिए। तो जनरली इस तरह की कुछ टाइमलाइंस निकल के आनी चाहिए। एग्जैक्ट टाइमलाइंस हर साल वेरी करती हैं, 4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट ब्रॉडली ये इस तरह से है। मैं क्यों आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज काफी लोग इस टाइम पे पैनिक हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कब होगा, या ऐसा लग रहा है कि शायद एक दिन में ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो इट इज अ स्लो प्रोसेस, तो इनिशियली आपको टाइम मिलेगा। इन द मीन टाइम अभी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपनी प्रेफरेंसेस बना सकते हैं, आप लोग बैठ के सोच के, जो बच्चे खुद करना चाहते हैं वो खुद से प्लानिंग करके, जो कंसल्ट करना चाहते हैं कंसल्ट करके कि ये स्टेट्स में हमें अप्लाई करना है, ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर है, ये हमारे कॉलेजेस हैं जो प्रेफर्ड चॉइसेस हैं। तो इस तरह की प्लानिंग जो है वो आप अभी से अपनी करनी शुरू कर सकते हो, बट this entire process will take time, it will be a slow process, it will not be a very very fast process, ठीक है। तो आई होप बच्चों, जो हमने आपसे बात की थी वीडियो की स्टार्टिंग में, आपके काफी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। हमने पेपर में कट ऑफ किस कारणों से नीचे गिरेगी और कितनी गिरेगी, हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, राइट। और उसके बाद एक सर्वे आपसे शेयर किया जिसमें आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग पार्टिसिपेट करिए। और लास्ट में आगे का क्या टाइमलाइंस होने वाली है, कब होने वाला है और क्या होने वाला है, ये आपसे शेयर किया। अगर आप लोगों को आगे भी फर्दर कुछ डाउट्स हैं, कुछ और आपको टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और इसी तरह से आप लोग जैसे पहले करते आए हो, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हमारे पास और चीजें जो है इंटरेक्ट करते रहिए, ताकि हम आप लोगों के पास और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेके आते रहे, राइट। So I hope this video is helpful. Thank you so much for watching till the end, and I'll see you guys in the next video. Thank you so much, students and parents.